आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ में बनी एक नई समिति पर उठे सवाल और विपक्ष के बवाल की। छत्तीसगढ़ की वित्तीय स्थिति को सुधारने और तमाम विभागों में पैसे खर्च करने के लिए सरकार ने एक समिति बनाई है, मगर खास बात यह है कि समिति की अध्यक्षता कोई मंत्री नहीं कर रहा, बल्कि मुख्य सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। बीजेपी ने जहां इस पर ऐतराज जताया है, तो साथ ही सरकार पर दिवालिया होने का भी आरोप लगाया है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। राजस्व की कमी से जूझ रही छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में वित्त प्रबंधन के लिए एक समिति बनाई, मगर अब इस समिति पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी इस समिति के गठन के बाद से सरकार पर हमलावर है और मंत्रियों का इस्तीफा मांग रही है। दरअसल राजस्व की कमी की वजह से मुख्यमंत्री समग्र विकास, नगरीय अधोसंरचना विकास, श्रम विभाग और सभी अधिकरण की राशि स्वीकृत करने के लिए मुख्य सचिव और वित्त सचिव की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई है। बीजेपी को इसी बात पर आपत्ति है कि समिति को सीएम नहीं तो कम से कम मंत्रियों को ही लीड करना चाहिए था। तो साथ ही बीजेपी ने सरकार पर दिवालिया होने का आरोप लगा दिया। सरकार के पास में पैसा नहीं है, सरकार कोई काम नहीं करना चाहती, बड़ी बड़ी घोषणाएं करना चाहती है, पॉलिसी बनाती है, नीति बनाती है, और उसके बाद में उसके ऊपर कोई काम नहीं होता। तो ये जो एक कमेटी बनाई गई है, ये भी सरकार के पास जो पैसा नहीं है वो दिवालिया हो गई है, उसको ही नियंत्रण करने के लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई। बीजेपी ने बघेल सरकार पर निशाना साधा, तो जवाब में कांग्रेस ने फिर केंद्र को निशाने पर ले लिया। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र की गलत नीतियों से राज्यों की आर्थिक हालत खराब हो चुकी है। उसके बावजूद छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार अपने वादे निभा रही है, जनहित में काम कर रही है, और यही बात बीजेपी को खटक रही है। बृजमोहन अग्रवाल जी इस बात को भली भांति समझते हैं कि यह समिति स्वाभाविक रूप से राज्य के मुख्यमंत्री, जो कि वित्त मंत्री का भी प्रभार संभाल रहे हैं, उनके अधीन काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी को इससे तकलीफ इसलिए है कि छत्तीसगढ़ सरकार इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद लगातार आर्थिक मोर्चे पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब सवाल यह है, क्या वाकई छत्तीसगढ़ सरकार का खजाना खाली हो गया है? क्या ऐसा केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से हुआ? सवाल यह है, क्या एक और समिति प्रदेश की आर्थिक सेहत को सुधार पाएगी? रजनी ठाकुर, जी मीडिया, रायपुर। और तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से सुशील आनंद शुक्ला जी, और मेरे सहयोगी देवेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेश, आपका बहुत स्वागत है। सुशील जी, संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल संजय जी आपके पास आ रहा हूं। संजय जी, अगर प्रदेश में राजस्व की कमी हो भी रही है, नियंत्रण के लिए एक समिति बनाई भी जा रही है, तो उसमें बीजेपी को आपत्ति क्या है? नहीं, देखिए आसिफ जी, बीजेपी को कहीं कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी तो नियमों का हवाला दे रही है और नियमों के हवालों के तहत ही काम होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपने भी देखा है कि समय समय पर कांग्रेस के नेता या फिर स्वयं मुख्यमंत्री जिस बात को कहते हैं कि यहाँ की आर्थिक स्थिति ठीक है, यहाँ सब कुछ बेहतर है, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हम छत्तीसगढ़ बेहतर स्थिति में है, ये हमेशा कहते हैं। इससे पहला सवाल तो ये है कि निश्चित रूप से आज ये सिद्ध हो गया इस बात को कि इस कमेटी के निर्माण के बाद कि सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन आपने यदि कमेटी बनाया है तो मुझे लगता है कि कमेटी भी नियमों के अंतर्गत ही बनना चाहिए। देखिए, जब बजट का निर्माण होता है तो सभी जो मंत्री अपने विभाग के मंत्री होते हैं वो जन अपेक्षाओं के अनुरूप उन चीजों को शामिल करते हैं जो विकास के काम होने चाहिए, और उनके अनुमोदन के बाद बजट पारित होता है। लेकिन आज जिस तरीके से बजट की कटौती, एक प्रकार से कटौती ही है ये, उसको करने के लिए, क्योंकि राजस्व की कमी है इस बात को स्वीकार करते हुए इन्होंने जिस कमेटी का निर्माण किया है वो शासकीय नियमों और प्रोटोकॉल, देखिए इसमें प्रोटोकॉल भी होता है, इस प्रोटोकॉल के पूरा विपरीत है, और जो कार्य आवंटन जो नियम होता है उसके विपरीत आचरण ये सरकार कर रही है। इसलिए आज ये सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, क्षेत्रों के अंदर में काम किसको करवाना है? क्षेत्रों के अंदर में काम जो सामूहिक रूप से आते हैं, जिसमें बजट में आवंटन होता है, वो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपने अपने क्षेत्रों के माध्यम से होता है। लेकिन इसको यदि मुख्य सचिव है, वित्त सचिव है या अन्य जो विभागों के सचिव है, वो किस तरीके से इसमें क्या प्राथमिकता होनी चाहिए, क्या प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, उसको क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए आज के समय में, वो इस बात को कैसे समझेंगे? और जब तक जनप्रतिनिधियों से बातचीत नहीं होगी, बेहतर होता
कि कोई एक वरिष्ठ मंत्री की अध्यक्षता में यह कमेटी बनती और कमेटी उसको संचालित करती, कमेटी उस पर गुणदोष के आधार पर यह निर्णय करती कि आज आवश्यक क्या काम है, आज कल क्या आवश्यक काम हो सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की वित्तीय स्थिति चौपट हो चुकी है और ये वित्तीय स्थिति को स्वीकार करते हुए सबसे पहले सरकार को कहीं ना कहीं श्वेत पत्र जारी करने की आवश्यकता थी। और देखिए, जहां काम होने विकास के, जो हमारा आरोप हमेशा से लगता रहा है, आज यहां पर सर्वथा सिद्ध हो रहा है कि मुख्यमंत्री समग्र विकास की बात करें या नगरीय निकायों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में जो काम होता है, श्रमिकों के लिए काम पर यहां पर बैन लगाया जा रहा है और साथ ही साथ अनुसूचित जाति जनजाति तमाम प्रकार के जो प्राधिकरण है उस पर सीधे तौर पर कटौती करने के लिए इस कमेटी का निर्माण किया गया है। चलिए, वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कार्य आवंटन नियम है उसके अनुसार व्यवहार होना चाहिए। क्या मंत्री, सांसद, विधायक उस कमेटी के सामने जाएंगे? उन कमेटी के लोग जो कि ऑफिस के अंदर में बैठकर काम करते हैं, उनकी क्या, उनको प्राथमिकता जानकारी है क्या कि क्या काम आवश्यक है, क्या काम आवश्यक नहीं है? संजय जी, मैं आपकी आपत्ति समझ गया, लौट रहा हूं आपके पास। ठीक नहीं है। सुशील आनंद शुक्ला जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुशील आनंद शुक्ला जी, इसमें बीजेपी जो सवाल पूछना चाह रही है, जो मुझे समझ में आया, उनकी बुनियादी आपत्ति यह है कि आप अपने मंत्रियों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, अधिकारियों पर भरोसा कर रहे हैं और इतना भरोसा कर रहे हैं कि पूरे वित्त प्रबंधन की जिम्मेदारी अफसरों के कंधे पर डाल दी, प्रोटोकॉल का सीधा सीधा उल्लंघन कर रहे हैं। यह शिकायत है बीजेपी को। देखिए आसिफ जी, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो आपत्ति है यह फिजूल का बवाल पैदा करने वाली आपत्ति है। कहीं से किस नियम के तहत, किसी अधिकारी के तहत में उप कमेटी नहीं बनाई जा सकती? पहली बात, संभवतः भारतीय जनता पार्टी के नेता जो इसमें सवाल खड़ा कर रहे हैं वो विधानसभा की कमेटियों के हिसाब से राज्य सरकार की सामान्य कामकाज की कमेटियों की तुलना कर रहे हैं और इसीलिए गलतफहमी की वजह से या ज्ञान की कमी की वजह से इस प्रकार की बातें कर रहे हैं आसिफ जी। अब मैं आता हूं कि राज्य सरकार जो बार बार कर रहे हैं, राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति, ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा आसिफ जी 2 मिनट के अंदर में। राज्य सरकार के पास में टैक्सेशन के कुल 5 साधन होते हैं। पहला होता है आबकारी से मिलने वाला टैक्स, दूसरा पेट्रोलियम पे लगने वाला वैट टैक्स, तीसरा राज्य की अपनी निधि पे लगने वाला टैक्स, चौथा राज्य के स्टाम्प शुल्क और मुद्रांक शुल्क से लगने वाला टैक्स, और 5वां टैक्स है जो राज्य को सेल टैक्स और वैट के माध्यम से मिलता था, जो कि पूरे देश में एकीकृत कर प्रणाली लागू करने के उद्देश्य से जीएसटी के माध्यम से केंद्र सरकार ने सारे करों को एकीकृत करके जीएसटी लगा दिया, जिसकी की वसूली केंद्र सरकार करती है और राज्यों के हिस्से का पैसा नियमितः हर महीने मिलना चाहिए, 2 से 3 महीने जो नहीं दिया जाता है। अब देखिए अभी क्या हुआ है, अभी पिछले 2 तिमाही से स्थिति ऐसी बनी है कि जो जीएसटी का कलेक्शन है वह आधे से भी कम है। राज्य में जो केंद्र की जो वित्त लेखा समिति की एक बैठक में जो केंद्र के वित्त सचिव हैं श्री अजय भूषण जी, उन्होंने कहा कि जो राज्यों को जीएसटी में जो हानि हो रही है उसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं है। अब ऐसे समय राज्य सरकारों को अपने खर्च में कटौती करना होगा या अलग से टैक्सेशन लगाना होगा। अलग से टैक्सेशन लगाने का अधिकार आपने दिया नहीं है। जो हम वैट वसूलते थे, जो हम सेल टैक्स वसूलते थे, उसे जीएसटी के माध्यम से आपने एकीकृत कर दिया। अब जीएसटी का जो कलेक्शन कम हुआ है, यदि आप वसूली में हिस्सेदारी रख रहे थे तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है और संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि राज्य को हिस्से की भरपाई आप करें, वह भी केंद्र सरकार नहीं कर रही है। तो ऐसे समय यह राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने बजट के प्रावधानों और अपने वित्तीय स्रोतों को, अपने आर्थिक स्रोतों को कहीं न कहीं से उसका पुनर्नियोजन करे और इसी काम को छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार करने जा रही है। आसिफ जी, मैं आपको बता दूं कि इस देश में चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या दीगर राज्य सरकारें हो, सब ने अपने कर्मचारियों के वेतन भत्तों में 30% तक की कटौती की है। मैं डंके की चोट में कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन भत्ते में 1 पैसे की कटौती नहीं की। देश की अकेली राज्य सरकार है। और यही नहीं, हमने जो सालाना जो मिलने वाला इंक्रीमेंट था उसको भी समय पर बढ़ाया है। यह अलग बात है कि हमने कर्मचारियों से अनुरोध किया कि जो आपका जुलाई में मिलने वाला इंक्रीमेंट था उसे हम जनवरी में देंगे। तो कहीं न कहीं हमारी राज्य सरकार अपने संसाधनों को पुनर्नियोजित करके अपने वित्तीय संसाधनों को फिर सही ढंग से नियोजन करके 2 साल का प्रोबेशन पीरियड 3 साल का कर दिया सर आपने, उसको शामिल कर रहे हैं, इसमें नहीं कर रहे हैं। ऐसा है
लोगों ने तो भर्तियां बंद कर दी है, लोगों ने तो भर्तियां बंद कर दी है। हमने तो अभी जो नई भर्तियां होंगी उसमें प्रोविजन पीरियड को 3 साल किया है, पहले 2 साल था, 1 साल बढ़ाया है। लोगों ने तो, अन्य राज्य सरकारों ने तो भर्तियां बंद कर दी है, केंद्र सरकार ने तो भर्तियां बंद कर दी है। थोड़ा सा सर संविदा पर भी आप जोर देने लगे हैं, शासकीय नियुक्तियों पर, उसका भी देखने को मिल रहा है। लेकिन खैर उसमें भी आप कह रहे हैं वो बात ठीक है कि आपने कम से कम वेतन अभी कटौती नहीं की है, बाकी सरकारों में वेतन कटौती छत्तीसगढ़ में खत्म हो चुका है। हाँ बिल्कुल ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास। देवेश मैं आपके पास आ रहा हूं पहले। छत्तीसगढ़ के अलावा और कौन सी राज्य सरकार इसने कटौती नहीं किया? नहीं शुक्ला जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। देवेश आपके पास आ रहा हूं। देवेश, समिति का गठन हुआ और राज्य को देखिए अधिकार तो है कि घर में अगर एक मुखिया है तो उसको ये अधिकार जरूर है कि वो देखे कि मेरा खर्चा कहाँ ज्यादा हो रहा है, कहाँ मैं कटौती कर सकता हूँ, कहाँ फिजूल खर्ची है, कहाँ मित व्ययता है, वो अपने हिसाब से देख सकता है। राज्य सरकार को भी अधिकार है। लेकिन क्या वाकई कमिटी के गठन, कमिटी के तरीके पर बीजेपी जो सवाल उठा रही है उनमें दम है? देखिए, समिति का काम होता है सरकार के अधीन रह के काम करना। इस प्रदेश में या देश में जो सिस्टम बना है उसके मुताबिक चाहे वो आईएएस लोगों के सर्वोच्च अधिकारी चीफ सेक्रेटरी हों या फिर पटवारी हों, उनको काम तो सरकार के अधीन ही करना पड़ेगा। और जो जनता की चुनी हुई सरकार है वही उनको रेगुलेट करेगी कि कैसे आपको कामकाज करना है। समिति अगर बनी भी है, ऐसी स्थिति में समिति का काम केवल इतना है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट से प्रस्ताव आ रहे हैं उनमें प्राथमिकता को तय करना कि इस समय कहीं कोई फिजूल खर्ची न हो जाए, क्योंकि इस समय बजट की कमी है। कोरोना काल में जो आर्थिक संकट पूरे देश और पूरे विश्व के सामने खड़ा हुआ है, उसकी वजह से छत्तीसगढ़ में कैसे मितव्ययता बरतनी जानी है, कहीं कोई फिजूल खर्च वाले जो स्कीम है वो न सामने आ जाए, कोई डिपार्टमेंट से कोई ऐसे प्रस्ताव ना आ जाए, जैसे कोई भी ऐसी योजना हो सकती है जिस पर फिजूल खर्ची का आरोप जो है विपक्ष लगा सकता है, लोग लगा सकते हैं, उस तरह की चीजें ना हो जाए। शायद उसको रोकने के लिए वो समिति बनी है। लेकिन हर एक काम जो कि प्रदेश के हित में किए जाने हैं उसको जरूर उस समिति से फिल्टर होकर के निकलना है। जब तक वो समिति यह तय नहीं कर देगी कि किस काम में खर्च करना है, तब तक वो काम नहीं हो सकता। यानी कि इस समय जो कंप्लीट खर्च का जो अधिकार है वो उस वित्तीय समिति के पास है और वित्तीय समिति के रेगुलेट करने का अधिकार जो है मुख्य सचिव को है, और मुख्य सचिव जो है वो वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अधीन आते हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी का सवाल भी जायज है कि मंत्री को इसके रजिस्टर क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन क्या मंत्री के पास इतना वक्त है कि वो फाइलों को बैठ करके निपटा सके, एक एक फाइल देख सके? दूसरा सवाल यह है कि जो अधिकारी हैं वो भी तो मंत्रियों के और मुख्यमंत्री के अधीन काम करने वाली कमेटी है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि प्राथमिकताओं को तय करें कि कहां पर खर्च किया जाना है, कहां पर खर्च में कटौती की जा सकती है। क्योंकि राजस्व प्राप्तियों का डेली रिकॉर्ड जो है वो मंत्री अधिकारियों के पास आता है और उसके आधार पर वो तय कर सकते हैं कि किन चीजों में छूट दी जा सकती है। जैसे छत्तीसगढ़ में अधिकारियों के जो वेतन वृद्धि है उसमें आप जो 3 महीने का लॉकडाउन रहा उसके बाद सरकार ने रोक लगा दी थी। बाद में जैसे ही सरकार के खजाने में पैसा आना शुरू हुआ उस रोक को हटाया गया। तो इस तरह समिति काम कर रही है और दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन समिति जो है वो इस बात को देखने का काम कर रही है कि कैसे पैसे खर्च करने हैं, कहां पर इस समय ज्यादा खर्च करने की जरूरत है। ठीक, मैं इस पर लौट रहा हूं देवेश आपके पास। संजय जी, समिति क्या ये तो नहीं तय कर रही ना कि किस विभाग को कितने मद में और कितनी राशि दी जानी है? सरकार ही तय करेगी कि प्रदेश किस तरफ बढ़ेगा। तो अगर एक समिति सिर्फ ये बताने के लिए कि इस विभाग की यह प्राथमिकता हो सकती है, यहां पैसा दिया जाना चाहिए, अगर परामर्श के तौर पर इसे हम देखें तो इसमें बुराई क्या है? या ऐसा तो है नहीं कि संपूर्ण जो अधिकार है वो समिति को दे दिए गए? देखिए आसिफ जी, इसी बात को तो समझने की आवश्यकता है जो आपने सवाल किया है। बिल्कुल समिति के माध्यम से ही सब कुछ होना है, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। देखिए होना क्या था, आप कटौती करिए, यदि आपको दिक्कत है, कहीं आपत्ति नहीं है कि आप अपनी सीमाओं को, आप अपनी वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए आप कुछ कटौती करिए। देखिए बजट बना है, आप बजट कटौती कर लेते, बजट कटौती करके जो जिस विभागीय मंत्री है विभागीय मंत्री से आप उसका अनुमोदन ले लेते, आप उनसे स्वीकृति ले लेते। यही तो हम कह रहे हैं, और कुछ नई चीज थोड़ी ना कह रहे हैं। आपको देखिए जनहित के विषय है, जितने भी बजट में आते हैं विभागीय मंत्रियों के माध्यम से, मंत्री विधायकों के माध्यम से लेते हैं, उनके क्षेत्रों की चीजों को लेते हैं, तो ये प्राथमिकता के आधार पर बजट बनता है। बजट में भी ऐसा नहीं होता कि सब कुछ शामिल हो जाता है, अगले बजट में आता है। तो उन बजट में जो शामिल चीजों की प्राथमिकता को जनप्रतिनिधि मंत्री बैठकर विधायकों के साथ में तय करता जाना, अनुमोदन के लिए ऊपर ही जाना होता। तो मुझे लगता है ये राज्य सरकार बजट कटौती कर लेती सामने रखकर सबके बीच में चर्चा करके, लेकिन ये गुपचुप तरीके से जिस कर रहे हैं। देखिए देश की आजादी के बाद से हमेशा से आरोप लगते रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स की प्राथमिकताएं अलग होती हैं और जनप्रतिनिधियों की जो प्राथमिकताएं अलग होती हैं।
दूसरा विषय जो सुशील आनंद शुक्ला जी कह रहे थे, छत्तीसगढ़ की बड़ी तारीफ कर रहे थे, ये जो 30% की बात कर रहे हैं ना, कितना बड़ा आंदोलन हुआ। आप वेतन वृद्धि रोक दिया, आपने तनख्वाह रोकने के लिए किया। जब आंदोलन हुआ, लोगों ने कहा कि हम अब काम नहीं करेंगे, तब सरकार 2 कदम पीछे हटकर ये करी कि अभी हम पैसा दे देंगे, अभी नहीं हमारे पास है, हम नवंबर के अंदर में देंगे। इस सरकार की हालत तो इतनी खराब है कि 30% प्रोबेशन जो पीरियड होता है, ये पहली ऐसी सरकार है जो 2 वर्ष 3 वर्ष कर हाँ, दी। मैंने वो सवाल पूछ लिया, मेरे पास वक्त खत्म हो जाएगा। संजय जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास। शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूँ। संजय जी लौट रहा हूँ आपके पास। शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूँ। और मेरा युवा बेरोजगारों के साथ में जो चयनित होते संजय जी, हैं, उनके साथ में कितना बड़ा, हाँ संजय जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास। कर्मचारियों को आप रेगुलर नहीं, संजय जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास। शुक्ला जी, जब सीधी सीधी रिपोर्ट समिति देगी और वो बताएगी कि इस विभाग में प्राथमिकता है, इस विभाग में प्राथमिकता है, वाकई कहीं ऐसा ना हो कि ब्यूरोक्रेट्स की उस हिसाब से अलग प्राथमिकताएं हो और जनप्रतिनिधियों की जनता से जुड़ी अलग प्राथमिकताएं हो। इसीलिए वो कह रहे थे कि मंत्री का इसको लीड करना जरूरी है। नहीं, सवाल ही नहीं उठता। देखिए आसिफ जी, यह भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आरोप लगा रहे हैं, संभवतः मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये अपनी नादानी की वजह से आरोप लगा रहे हैं। सीधे बजट के प्रावधान अलग हैं, हर विभागों के अपने अलग से बजट की स्वीकृति विधानसभा में दी जा चुकी है, लेकिन यहाँ पे विधानसभा में उसकी स्वीकृति दी जाती है। यहाँ पे कोरोना के बाद उसका पुनर्गणना करने की आवश्यकता है। और इस प्रकार की कमेटियां अधिकारियों की हमेशा से बनते रही, हमेशा से इस प्रकार की अधिकारियों की कमेटियां, कोई छत्तीसगढ़ सरकार नया बनाने नहीं जा रही है। हमारी सरकार ने कोई नई कमेटी नहीं बनाई, इस प्रकार की कमेटियां बनते रही है, सरकार के सामान्य कामकाज का हिस्सा है। इसमें अनावश्यक, इसमें फिजूल की भारतीय जनता पार्टी बयानबाजी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस चीज को सही ढंग से समझ नहीं रहे हैं। अभी ये जिस प्रकार से बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कब कर्मचारियों ने हड़ताल किया, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों ने तो समय होके महीने में अपना 2 दिन का वेतन कोरोना काल के समय दिया। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों ने कभी हड़ताल नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने जरूर कोशिश किया कि कर्मचारियों को भड़काया जाए, लेकिन हमारे राज्य के कर्मचारियों ने अपनी सेवा भावना को दिखाते हुए इस राज्य की सरकार के साथ में खड़े रहे। और यही कारण है, उनका कर्तव्य भी है, मेरा कर्तव्य ये है कि बुलेटिन टाइम पर वाइंड अप हो जाए सर, और वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, शुक्ला जी, देवेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा। ब्रेक के बाद भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।